हेलो गाइस, फाइनली सेम डेट एंड सेम टाइम वी आर बैक। ओके, तो 13 दिसंबर का एनालिसिस करेंगे। अभी आपको कुछ एनालिसिस मिल गए हैं, कुछ जो रह गए हैं वो भी मिलेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, बट धीरे धीरे मिलेंगे। थोड़ा मेरे पे भी तरस खाओ, बिकॉज 15 दिसंबर को AIT का एग्जाम है। उससे पहले मुझे सभी बच्चों के एसेस जो हैं वो साथ साथ चेक करने रहते हैं, तो थोड़ा स्पीड स्लो रहेगा, बट आई प्रॉमिस कि सब कुछ हो जाएगा कवर। तो अगेन, गुकेश इज यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन, नाउ ही हैज मेड हिस्ट्री। तो हम लिखेंगे डी गुकेश became the youngest world champion, world chess champion। ठीक है ना। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन, डी गुकेश, तो डी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं जो आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट्स। डी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। और किसको डिफीट, किसको क्या, डिफीटिंग डिफीटिंग डिंग लिरेन ऑफ चाइना। He's a 18-year-old guy, D Gukesh, D 18-year-old from Chennai, broke the record held by held by record held by Russian Gary Kasparov। मतलब नाउ ही हैज बिकम यंगेस्ट, ये थे पहले यंगेस्ट, अब ये बन गए फॉर नियरली 4 डेकेड्स। 4 डेकेड में 40 years बाद ये रिकॉर्ड जो है टूटा है। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पक्का ही आएगा। तो या तो फर्स्ट पॉइंट या फिर सेकंड पॉइंट में से क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ठीक है, बट और भी पॉइंट्स है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। विद द विक्ट्री अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियनशिप विच केम आफ्टर 58 मूव्स, वर्ल्ड टाइटल के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो फुलफिल किया इन्होंने। दिस वॉज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच कंटेस्टेड। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे फर्स्ट एवर लिखेंगे, फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच contested by 2 Asian players। मतलब 2 एशिया के लोग थे, इंडिया भी एशिया में, चाइना भी, जिनमें वर्ल्ड चेस का फाइनल एशियंस के बीच में ये पहली बार हुआ। उसके बाद गुकेश इज ओनली थर्ड एशियन थर्ड एशियन टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है ना। अभी तक किस किसने जीता है, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद और डी लेरेन ने ही जीता, हु इज नाउ अ बैक फॉर द चाइनीज ग्रैंड मास्टर। आफ्टर दैट दिस वाज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेंटर। गुकेश वाज द फर्स्ट एंड डिंग द सेकंड। डिंग सेकंड थे जिन्होंने एशियन होके जीता। फर्स्ट ये थे डिंग, जो जिनको हराया है वो सेकंड, मतलब एशिया थर्ड एशियन बने हैं डी कुकेश, यंगेस्ट हैं जिन्होंने जीता है। पहले एशिया में से कौन थे, इंडियन विश्वनाथ आनंद, जो एशियन फर्स्ट एशियन जिन्होंने जीता वर्ल्ड चेस। फिर डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते सेकंड, जो चाइना जिनको हराया है अब इन्होंने, डिंग लिरेन को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज है, 18-year-old डी कुकेश हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो कौन सी वर्ल्ड यंगेस्ट क्या जीता, 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन। 18 साल के वो हैं और 18th वर्ल्ड चैंपियन, उन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन जीता। ठीक है ना। विश्वनाथ आनंद द ओनली अदर इंडियन टू अचीव दिस ऑनर। नाउ दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वनाथ आनंद नाथन आनंद only Indian to achieve this honor। ठीक है ना। तो ये सातों पॉइंट में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो रट लो इनको। ठीक है, उसके बाद एपेक्स कोर्ट फ्रीजेस सूट्स ऑन क्लेम्स ओवर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमने डिस्कस किया हुआ है, 1991 में आया। रिलीजियस प्लेसेस जैसी हैं वैसी फ्रीज करती हैं, इसको चैलेंज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट बार्ड मतलब रोक दिया, बार्ड सिविल कोर्ट्स मतलब लोअर कोर्ट्स फ्रॉम रजिस्टरिंग
from registering fresh suits or passing orders in pending cases seeking to reclaim temples destroyed by Mughal इन्वेडर्स। अब जो जहां पर टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके मॉस्क बने हैं वो वाले टेम्पल्स में ऑर्डर्स जो हैं वो नहीं दे पाएंगे। सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बार कर दिया उनको। ठीक है ना। ये कौन से केस में आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, ठीक है ना, हैज बीन चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। बाद आगे चलेंगे। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स बिल्स ऑन साइमल्टेनियस पोल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 2 bills related to implementation of simultaneous इलेक्शंस। नाउ साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या हैं? साइमल्टेनियस इलेक्शंस आज की डेट में लोकसभा के इलेक्शंस, मतलब जब हम प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं तो इलेक्शंस अलग होते हैं, सीएम चुनते हैं तो अलग होते हैं, अलग टाइम पे अलग होते हैं। जैसे अभी हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड इनके इलेक्शंस हुए, राइट। उसके बाद अब दिल्ली के इलेक्शन है। तो हर बार इलेक्शंस आते जाते रहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्यों ना लोकसभा और स्टेट के इलेक्शन साथ साथ करवाए जाए। ठीक है ना। टू लोकसभा एंड असेंबलीज, ठीक है ना, elections at same time for Lok Sabha and State Assembly। अब क्योंकि ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं तो ये क्या होगा, पेविंग द वे टू इंट्रोड्यूस द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट। तो ये लॉ जो है अब क्या होगा, ये जो बिल है ये किस में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, बिल एज अ बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा जाएगा, पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में। अब इसके अंदर वो बता रहे हैं वन ऑफ द बिल्स इज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट साइमल्टेनियस व्हाइल द अदर इज टू अमेंड प्रोविजंस इन लॉ डीलिंग विद यूनियन टेरिटरीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज टू अलाइन देयर टर्म्स विद अदर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 2 बिल्स हैं, ठीक है ना, 2 बिल्स हैं। इसके अंदर एक जो है इज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन to implement simultaneous elections। दूसरा जो है to amend provisions in laws dealing with union territory that have legislative assembly to align their terms with other legislative assemblies। तो वो कह रहे हैं एक बिल तो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा कि ताकि साइमल्टेनियस पोल्स हो सके। तो एक बिल क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा बिल जो है वो यूनियन टेरिटरीज जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि हर यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं होता जैसे दिल्ली में है, तो वो अपने टर्म्स जो हैं दूसरी स्टेट की असेंबली से अपना टर्म्स अलाइन करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर्स बिल्कुल खुश नहीं हैं। ठीक है। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू होल्ड विल नॉट रिक्वायर टू बी रेटिफाइड बाय एट लीस्ट 50% ऑफ स्टेट्स।
तो ये 50% ऑफ स्टेट्स को रेटिफिकेशन, जो अप्रूवल ऑफ बिल्स होते हैं उसमें कई बिल्स में अप्रूवल चाहिए होता है स्टेट्स का, वो नहीं रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हाई लेवल कमेटी बिठाई गई थी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइमल्टेनियस पोल्स की कमेटी, ये हम एक और पेज ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे उसमें बात करेंगे, ठीक है, हाई लेवल कमेटी जो बिठाई गई, हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस। सबसे पहला पॉइंट, कौन किसने हेड किया, ये कमिटी किसने बिठाई, ठीक है, कमिटी गवर्नमेंट ने बिठाई थी, तो ये हेडेड बाय रामनाथ कोविंद। नाउ दिस क्वेश्चन हैज कम इन पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्स में, ठीक है, तो अभी भी ये इंपॉर्टेंट है। और इस कमिटी ने क्या कहा, हैज रेकमेंडेड होल्डिंग simultaneous polls to municipalities and पंचायत। वो क्या कह रहे हैं कि एक साथ पोल्स कंडक्ट करो, किसके, म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत के भी, बट द कैबिनेट हैज डिसाइडेड नॉट टू गो विद द, अब यहाँ पे लिखेंगे कैबिनेट हैज, इसको लिखो फिर मैं समझाती हूँ, कैबिनेट हैज डिसाइडेड नॉट टू गेट इनटू द इशू ऑफ synchronizing local body polls। अब इसके अंदर क्या है, देखो हमें ये तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियस पोल्स का क्या है। साइमल्टेनियस पोल्स मतलब लोकसभा के, मतलब जिसके अंदर हम अपना पीएम चुनते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर के जिसके थ्रू हम अपना सीएम चुनते हैं, वो एक साथ होंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, आप सेम ही दिन पर पीएम भी चुनोगे और सीएम भी चुनोगे, ठीक है जी, या फिर कुछ उसका मतलब महीने का वो होगा, कुछ मतलब साथ साथ होंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे तो पूरा देश पूरा टाइम इलेक्शन के मूड में ही रहता है, कभी यहाँ इलेक्शन है कभी वहां इलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि एक कमेटी बिठाई गई जो रामनाथ कोविंद ने हेड करी, हु वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उन्होंने हेड करी। इस कमेटी को बोला गया कि आप बताओ आप रिसर्च करो वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। साइमल्टेनियस इलेक्शंस के कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये कॉन्सेप्ट का नाम है, ठीक है ना, दैट इज ONOE, ठीक है। उसके बाद हैज रेकमेंडेड होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल्स टू म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत, एक साथ पोल्स कमिट, इन्होंने बोला है कि ना सिर्फ केवल लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस एक साथ हो, बल्कि लोकल बॉडीज के भी, जो म्यूनसिपैलिटीज है, कॉर्पोरेशन और काउंसिल्स हैं और पंचायत है, उनके भी इलेक्शन करो एक साथ। पर कैबिनेट ने कहा कि मतलब लोकल बॉडी पोल्स को नहीं अभी करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ स्टेट और लोकसभा के पोल्स एक साथ करवाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये जाएगा, और क्योंकि उसके अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आर्टिकल 324A की, और उसमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। क्यों नहीं कर रहे इस चीज को, क्योंकि उसके अंदर अमेंडमेंट, दिस वुड नॉट ओनली, तो ये वाला पॉइंट अगर आप इतने पॉइंट्स भी याद कर ले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद RTI अवार्ड, Kerala has been recognized as a leader in transparency, public accountability and dissemination of information, ठीक है ना। तो RTI award for Kerala for exemplary performance, ठीक है ना। RTI क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, किसको दिया ये अवार्ड, केरला को मिला है एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है ना। क्या रिकॉग्नाइज हुई, केरला हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, लिखेंगे केरला हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर इन ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी and dissemination of information,
ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। आरटीआई अवार्ड किसको मिला है? फॉर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान एट यूएनएससी, तो पाकिस्तान जो है नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है यूएनएससी से। तो लिखेंगे पाकिस्तान एट यूएनएससी। तो सबसे पहले यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। ऑन 1 जनवरी 2025 पाकिस्तान enters UNSC as an elected non-permanent member for a 2-year टर्म। तो पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। ठीक है ना। 8th टाइम बना है, इट्स 8वीं बार बना है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कितनी बार बन चुका है, पाकिस्तान कब से मेंबर बना है, कौन सा मेंबर है, नॉन परमानेंट है, इलेक्टेड है। ठीक है। कितना टर्म है? 2 years का। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है यहाँ पर। पाकिस्तान एंट्री इज सिग्निफिकेंट इन इफेक्टिव हाफ ऑफ 10 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूएनएससी विल बी फ्रॉम half of 10 elected members of UNSC will be from the Organization of Islamic Cooperation, OIC। तो वो क्या कह रहे हैं कि आधे 10 में से 5 मेंबर जो होने वाले हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में से होने वाले हैं। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, तो पाकिस्तान की साइड लेंगे। तो वो कह रहे हैं दोज इलेक्टेड फॉर 2025-26 वर डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। ठीक है। दे विल रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेंगे? दे विल रिप्लेस इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड एज देयर टर्म्स एंड। तो जो नए मेंबर आ रहे हैं वो तो आपने याद करने हैं। अगर आप बहुत अच्छा बच्चा हो तो जाने वालों के भी नाम याद कर लेना। ठीक है। अब न्यू मेंबर्स विल ज्वाइन, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं। एग्जिस्टिंग मेंबर्स अभी कौन है जिनका टाइम पड़ा है? वो है अल्जीरिया, गुयाना, ओहो तभी प्राइम मिनिस्टर जाकर आए वहां पे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरा लियोन एंड स्लोवेनिया। तो ये ऑलरेडी मेंबर्स है, तो ये याद करने थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दिस। उसके बाद वो कह रहे किन किन टॉपिक्स पे बात करेगा कि पाकिस्तान जो है अपने रिलेशंस अफगानिस्तान के तालिबान के साथ सही करने की कोशिश करेगा। इंडिया तो वो एंटी इंडिया रहेगा, बहुत सारी रेजोल्यूशंस हम एंटी इंडिया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये बोल रहे हैं वो, ये तो ओपिनियनेटेड वाला सीन है यहाँ पर। ठीक है। सो नाउ दिस आर्टिकल इज अबाउट अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस में इन्वॉल्व करते हैं, जो हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है ना। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? दैट कैबिनेट कह रही है कि भाई अभी हम सिर्फ लोकसभा और स्टेट के इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करेंगे, मतलब पीएम और सीएम के इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करेंगे, एक साथ करेंगे, ना कि लोकल बॉडीज के। राइट। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लोकल बॉडी जो है, ठीक है ना, अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वो कैसे ऐड हुई थी? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में हम कुछ बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गई हैं। ठीक है। ये कैसे हुई थी? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
that is CAA was introduced in 1992 to codify this role of ULGs। मतलब देखो यार, पंचायत तो कब से चले आ रहे हैं, सरपंच, ठीक है ना। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं अरे मेरा दादू था, मेरा परदादू था सरपंच, ठीक है ना। बट अब यहाँ पर सिटीज के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इसको बोलते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लॉ कैसे बनाएगा कि ये होंगी, बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में इंट्रोड्यूस करे गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ओवर 30 इयर्स लेटर बहुत चीजें हमने अचीव करी हैं। द ऑनगोइंग डिस्कोर्स ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन पॉपुलरली नोन एज वन नेशन वन इलेक्शन, तो अगर ONOE की फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए, इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी। अब वो क्या कह रहे हैं, अब जो एसए वाले लोग हैं वो ये पॉइंटर्स नोट करेंगे, बाकी सब थोड़ा समझ लेंगे तो बढ़िया रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प कर सकता है। 79th रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन लॉ जस्टिस ऑन द फीजिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस 2015 में, while advocating simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assembly, was silent on elections to UA। अब यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शंस की जब जब बात हुई है, ये आपको नोट करना है कि यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, साइलेंट रहे कि लोकल बॉडीज को इंक्लूड करना या नहीं। नीति आयोग ने एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस की एक डिस्कशन रिपोर्ट लेकर आई, उसके अंदर उन्होंने कहा कि थर्ड टायर इंस्टीट्यूशंस आर स्टेट सब्जेक्ट्स एंड दैट शीर नंबर ऑफ सच इंस्टीट्यूट अक्रॉस मेक इट इम्प्रैक्टिकल। तो इन्होंने बोला कि आप जो सिंक्रोनाइज है वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर लोकल बॉडीज को मत लेकर आइए। ऐसे ही लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोला कि मत लेकर आइए, ठीक है ना। बट हाई लेवल कमिटी जो कि रामनाथ कोविंद के अंदर बैठी, उन्होंने बोला कि आप इम्प्लीमेंट करिए और कहा लोकल बॉडी इलेक्शंस एंड रिकमेंडेड सिंक्रोनाइजिंग देम विद इन 100 days ऑफ। तो यहाँ पे लिखेंगे हाई लेवल कमिटी। तो जिन बच्चों ने एसे राइटिंग करनी है वो ये अपनी एसे नोटबुक में जरूर लिखें, एसे नोटबुक में जरूर लिखें ये सारा, ठीक है। हाई लेवल कमिटी ने recommended synchronizing them within 100 days of simultaneous elections to the Lok Sabha and state assemblies, ठीक है ना। कि 100 days के विद इन जब लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं उसके विद इन 100 days आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी करवा दो। ये किसने बोला, हाई लेवल कमिटी ने बोला है जो वन नेशन वन इलेक्शन पे बैठी थी, ठीक है। The HLC report which was accepted by union government touched upon this। अब इसके अंदर it may come to surprise, अब इसमें advantages of ये सिर्फ और सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऐसे वालों के लिए लिखने के लिए, बाकी सब इसको समझे सिर्फ वन नेशन। और समझना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें पता है अभी मैं वीडियो नहीं कर पाई टाइम की वजह से। क्लाट और एलेट का मैं तुम्हें समझाऊंगी कि जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ वो कॉन्सेप्ट आने लग गया, और धीरे धीरे जो क्लाट और एलेट करते हैं ना वो बाकी सब एग्जाम्स में भी होने लग जाता है करंट अफेयर्स में। तो अगर तुम वो रट्टा वाला चल रहे हो ना तो दिक्कत हो सकती है, समझने लग जाओ चीज़ों को। I will come up with a video, ठीक है। बट समझो चीज़ों को। एडवांटेजेस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इफ अर्बन लोकल बॉडीज आर इंक्लूडेड, ठीक है। वो क्या एडवांटेजेस होंगे, वो कह रहे हैं इलेक्शंस वुड हैपन ऑन टाइम, इलेक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज आर गोइंग टू हैपन ऑन टाइम, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट मेंशन कर सकते हो आप कि देखो भाई ये वाली रिपोर्ट बता रही है कि 60% ULGs जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है उसमें डिले होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ एडवांटेज क्या हो रहा है, इससे क्या होता है क्योंकि डिले होता है तो राइट्स वायलेट होती हैं, ठीक है। फिर मेयर और वो जो इलेक्शंस होते हैं मीटिंग होल्ड करनी होती है वो नहीं होल्ड करी जाती है। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी उन्होंने बताया। डिसएडवांटेज क्या है, इससे क्या होगा, वो कह रहे हैं डिसएम्पावरमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसएम्पावर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अभी डिसएम्पावर्ड है, इनको एम्पावर करना चाहिए। ये पढ़ लेना यार, ये वाला पॉइंट डिसएडवांटेज में तुम डाल सकते हो बेसिकली, ठीक है। अब इसमें समझने वाला क्या है हमें,
देखो, अर्बन बॉडी जो अर्बन लोकल बॉडी जिसको यूएलजी बोल रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे ऐड करेगी इसको? कोडिफाई मतलब लॉ लेकर आएगा कि भाई ये होनी चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और काउंसिल्स जो हैं वो होनी चाहिए, इट इज मैंडेटरी टू हैव देम, ठीक है ना। ये कब आया? 1992 के अंदर आया। कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू आया? दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर अभी क्या कह रहे हैं कि पीएम और सीएम एक साथ चुने जाएंगे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन एक साथ नहीं होंगे। इतना भी समझ लिया तो तुम्हारी नैया पार है, ठीक है। बीजिंग विद ईयरली एवरेज क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 144, चाइना की कैपिटल सिटी है बीजिंग। वो कह रहे हैं कि वहां पर भी बहुत बुरा हाल था। जो आज की सिचुएशन है दिल्ली की, वो बीजिंग की रह चुके हैं। तो बीजिंग ने क्या किया? बीजिंग ने लोकल बॉडीज को एम्पावर किया। क्या किया? लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया कि आप एक्शन लो। उसने देखा, ढूंढा कि क्यों पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है और उन चीजों पे काम किया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगेन इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे चलेंगे। रेलवे को बोला जा रहा है कि प्राइवेटाइज करा जा रहा है। तो यहाँ पर जो अश्विनी वैष्णव है रेलवेज के मिनिस्टर, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको पता होना चाहिए यूनियन रेलवे के मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर कौन है? इट इज अश्विनी वैष्णव, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राइवेटाइज नहीं करा जाएगा रेलवेज को। ड्रीम प्रोजेक्ट कौन सा है? कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी। क्या है ये? रेल प्रोजेक्ट इनका, रेल नेटवर्क बनाना, रेल नेटवर्क, ठीक है ना। और क्या है? प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स रनिंग अ वंदे भारत ट्रेन अंटिल श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन को लेके जाना। द वंदे भारत ट्रेन, और इसके अंदर क्या बात करें? वंदे भारत ट्रेन विल रन अटॉप, वंदे भारत ट्रेन विल रन अटॉप द चेनाब ब्रिज एट अ हाइट ऑफ, सॉरी गाइज अगर मेरी राइटिंग सही ना आ रही, बहुत ठंडी हो रखी है और हाथ नहीं चल रहे थे। आज मैं वो कटे हुए ग्लव्स लेकर आई हूँ अब, तो इससे लिख रही हूँ मैं। अ हाइट ऑफ 359 मीटर्स विच इज 35 मीटर्स टॉलर देन आईफिल टावर, आईफिल टावर से भी लंबा रेलवे ब्रिज, ठीक है ना। आईफिल टावर से भी लंबा रेलवे ब्रिज होगा जो चेनाब के ऊपर से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद सेंटर कमिटेड टू प्रोटेक्ट कंट्रीज हेरिटेज, हेरिटेज प्रोटेक्ट करें। महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, महाकुंभ, जहां पर नहाने जाते हैं महाकुंभ में, ठीक है। महाकुंभ कहाँ पर हो रहा है? महाकुंभ कहाँ पर हो रहा है? प्रयागराज में, प्रयागराज में यूपी में। कब से कब तक हो रहा है? यस, डेट्स आर इम्पोर्टेंट। 13 जन से लेकर 26 फरवरी तक 2025, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं स्पिरिचुअल कल्चर हेरिटेज। उसके बाद द प्रयाग पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी प्रोग्राम्स हैड बीन लॉन्च्ड। अब यहाँ पर हमें ये ढूंढने पड़ेंगे पर्यटन, ये तुम भी ढूंढोगे कि ये क्या क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन। थोड़ी सी हेल्प करो यार, बहुत बैकलॉग है, तो ये तुम रिसर्च करोगे और लिखोगे कि क्या है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी लॉन्च करे हैं। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स वर एस्टिमेटेड टू बी दिस इन इंडियाज ग्लोबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक डब्बे में डालेंगे, एक सुंदर सा डब्बा बनाएंगे और उसमें डालेंगे। क्या बोल रहे हैं? इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स has improved to 39 from 65, तो हम 39 पे आ गए 65 से, ठीक है। टूरिज्म, उसके लिए हमारे जो भाई हैं, ठीक है ना, उनको थोड़ा अक्लमंद होना पड़ेगा। जैसे ही बाहर की दीदी आती है पागल हो जाते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों, ठीक है। थोड़ा इनको अपने ऊपर कंट्रोल लगाना सीखना होगा। द रिसेंट आउटब्रेक रिपोर्टेड इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, तो यहाँ पे किसके बारे में बोल रहे हैं? ये डिजीज एक्स के बारे में बात कर रहे हैं।
किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक्स नहीं बेटा, तुम्हारा एक्स नहीं, डिजीज एक्स के बारे में. दिस इज डिजीज एक्स इज नॉट इन एक्चुअली is not disease X is not an actual but a hypothetical disease. क्या है ये? एक हाइपोथेटिकल डिजीज है, जैसे कोविड थी, ठीक है ना. WHO coined the term in 2018 to describe an unknown pathogen that could potentially unleash a devastating epidemic और पैंडमिक. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये पैथोजन, ये बीमारी, ये वायरस अननोन है, तो इसको डिजीज एक्स कह रहे हैं. हाइपोथेटिकल मतलब अभी ये है, कुछ तो है, पर क्या है ये नहीं पता, इसका नाम भी नहीं पता, तो इसको डिजीज एक्स बोल रहे हैं. WHO ने 2019 में ये डिजीज को, मतलब ऐसी डिजीज को नाम डिजीज एक्स दिया जिनका अननोन पैथोजन है और जो पैंडमिक हो सकती हैं, जिनका जो पैंडमिक का रीजन हो सकती है, जैसे कोविड-19 जैसा कुछ. कॉन्गो में ऐसी एक डिजीज है, ठीक है ना. आउटब्रेक रिपोर्टेड इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर. मजा आ गया पढ़ाकर, आज इतना मिस कर रही थी मैं ये चीज को. ओहो हो, मतलब आज तक जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया इतनी लंबी ब्रेक तो नहीं ली मैंने पढ़ाने से. मैं भी मिस कर रही थी. मतलब मुझे ना ये मजा आता है, ये बैठकर ये लिखना, वाह. चलो तुम भी इंजॉय करो ऐसे ही. दिसंबर इन कहाँ पर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक ऐसी डिजीज है अभी जिससे 400 लाइव्स हैज क्लेम्ड 400 लाइव्स. मतलब ये कोविड जैसा सा कुछ लग रहा है. हे भगवान, ये वहीं पे बंद हो जाए, वहां पे भी सब ठीक हो जाए, ठीक है. तो डिजीज एक्स कॉन्गो में एक फैली हुई है. जैसे कोविड-19 जो था, डिजीज एक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ रियल डिजीज एक्स. तो कोविड-19 फर्स्ट इंस्टेंस बना रियल डिजीज एक्स का, कि पता हमें पता नहीं था. चाइना में खबर आई थी ना ये दिसंबर में ऐसा कुछ क्यों होता है. मुझे याद है तब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, मुझे क्या होगा, कुछ नहीं, हमारे यहाँ गर्मी इतनी बढ़ेगी, वायरस मर जाएगा. हाँ सच में. और पता चला गर्मी में भी वायरस तो खूब नाच रहा है. हाई परफॉर्मेंस सेंटर फॉर बैडमिंटन इनॉग्रेटेड इन भुवनेश्वर. हाई परफॉर्मेंस सेंटर फॉर बैडमिंटन इनॉग्रेटेड. कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? भुवनेश्वर में. स्पेलिंग चेक कर रही हूँ फिर तुम्हें से कोई आएगा. नेम्ड शटल बाय दामिया भारत. क्या बोल रहे हैं इसको? दलमिया भारत गोपीचंद हाई परफॉर्मेंस सेंटर बैडमिंटन के लिए. कहाँ पर आया? उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा में. और कह रहे हैं कि अगर ओलंपिक 2036 में इंडिया में होते हैं तो एक मेडल तो बैडमिंटन का निकलेगा. 2036 के लिए हमने बिड किया है कि ओलंपिक्स इंडिया में. उसको कैसे याद करेंगे? 2 into 3 is equal to 6. 2036, ठीक है. उसके बाद शाह मीट्स ऑफिशियल्स ऑफ 2032 ब्रिस्बेन ऑर्गेनाइजिंग कमिटी. ब्रिस्बेन में ओलंपिक्स हो रहा है 2032 में. ओलंपिक्स कहाँ पर हो रहे हैं? ब्रिस्बेन ओलंपिक्स, ठीक है ना. तो जो शाह है, जय शाह, क्या बन गए हैं? चेयरमैन ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है ना. अब यहाँ पर क्या है? 2028 में जो लॉस एंजल्स, ये लिखेंगे 2028 में लॉस एंजल्स गेम्स ओलंपिक्स लॉस एंजल्स में हो रहे हैं, LA में हो रहे हैं,
ठीक है, 2028 के अंदर, और वहां पर क्रिकेट विल रिटर्न, क्रिकेट विल बी प्लेड। ये तो हम ही लेके आएंगे मेडल, इस पे तो इंडिया का ही नाम है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और 2032 में ब्रिस्बेन में, अभी वहां पर पक्का नहीं हुआ कि क्रिकेट खेली जाएगी या नहीं, क्रिकेट नॉट येट कन्फर्म्ड, क्रिकेट नॉट येट कन्फर्म, तो वो मिल रहे हैं उनसे कि कर दो भाई कन्फर्म, इंडिया के मेडल पक्के हो जाएंगे। चलो आगे चलेंगे। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लग गया था, फिर वो हट गया था, किसने लगाया? यूंग सूक यॉल ने। ठीक है, अब देखते हैं इसके साथ आगे क्या होता है, ये सारा सेम कहानी है। मीडिया ग्रुप स्लैम इजराइल ओवर जर्नलिस्ट मैसेकर, इजराइल हैज बीन अक्यूज ऑफ कैरिंग आउट मैसेकर ऑफ जर्नलिस्ट इन गाजा। अब आप लिखेंगे Israel has been accused of carrying out a massacre of journalists in Gaza। मैसेकर मतलब कि जर्नलिस्ट को मार रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहा है ये? इजराइल कर रहा है। ये कौन कह रहा है? ठीक है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन दिस वीक दैट एनालाइज। अब यहाँ पर कैलकुलेशंस फ्रॉम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू calculations from Paris-based Reporters Without Borders RSF published, Israeli army killed 18 जर्नलिस्ट। कितने जर्नलिस्ट किल करे? 18 जर्नलिस्ट मार दिए। एज दे वर वर्किंग दिस ईयर, 16 in Gaza and 2 in Lebanon, 16 in Gaza and 2 in Lebanon, according to report। वर्ल्ड वाइड कितने मरे जर्नलिस्ट? 54। ठीक है ना। पैलेस्टाइन इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री अकॉर्डिंग फॉर जर्नलिस्ट। पैलेस्टीन is most dangerous country for journalists। कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा डेंजरस है? पैलेस्टीन। ठीक है, उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन हैज फाइल्ड 4 कंप्लेंट्स विद आईसीसी फॉर वॉर क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट जर्नलिस्ट बाय इजरायली आर्मी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लेंट फाइल करी है आईसीसी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर एक और वो रिपोर्ट है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट कह रही है, यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से 104 journalists killed वर्ल्ड वाइड। अब इनकी डिफरेंस कैलकुलेशन मेथड में डिफरेंस है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना कहा है, आरएसएफ ने इतना कहा है, तो याद रखना है। आरएसएफ ने 56 कहा है, 54। ठीक है, राइट। आगे चलेंगे। EU states agree to full Schengen accession for Bulgaria and Romania। European Union states cleared Bulgaria and Romania to become full members of borderless Schengen zone from start of next year। A 13-year wait following a 13-year wait for the 2 Eastern European nations। कितने सालों बाद? आफ्टर 13 years, 13 साल के लिए इन्होंने इंतजार किया। ये शेंगन क्या है? क्रिएटेड इन 1985
शेंगन जोन मतलब आपको अगर इसका वीजा मिल गया तो जो जो कंट्रीज इसके अंदर है आप उसमें जा सकते हो बिना वीजा के, एक ही बार वीजा लेना पड़ेगा, बार बार नहीं लेना पड़ेगा। द शेंगन जोन करंटली comprises of 29 members। 29 मेंबर्स है इसमें। शेंगन जोन के कितने मेंबर्स हैं? 29 मेंबर्स। ठीक है जी। ट्रम्प नेम टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर सेकेंड टाइम। टाइम मैगजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैगजीन नेम्ड डोनाल्ड ट्रम्प as person of the year। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन पेन लेंगे और इंपॉर्टेंट लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड टाइम ये हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद सैमसंग अक्यूजेस सीसीआई डिटेनिंग एम्प्लॉय। अब सीसीआई कंपटीशन कमीशन कह रहा है कि ये जो है ना, फाउंड Amazon एंड फ्लिपकार्ट बोथ ब्रीच कंपटीशन लॉस बाय फेवरिंग सेलेक्ट सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म। सीसीआई सेज Amazon एंड फ्लिपकार्ट breached competition laws by favoring select sellers on their platforms। ठीक है। Samsung is embroiled in competition commission investigation। The South Korean giant and other smartphone company broke entry laws by colluding with Samsung involved। ठीक है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कह रहा है कि इन्होंने सिलेक्ट सेलर्स को फेवर किया है, कंपटीशन लॉज को वायलेट किया है। तो ये कमीशन क्या हो बैठा है कि कंपटीशन जो है वो मार्केट में रहना चाहिए, कोई अपनी दादागिरी नहीं करेगा, ठीक है ना। लॉगिरी कर सकते हैं, दादागिरी नहीं। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन थर्सडे आस्क्ड बैंक्स टू क्लोजली मॉनिटर केसेस इन NARCL and NCLT to minimize procedural delays and adjournment so that bad loan resolution matters are expedited। स्पीड अप हो जाते हैं। NCLT में कौन सा केस जाता है? NCLT में वो केस आता है, मान लो तुमने अमन के पास गई, अमन से 1 लाख रुपए का सामान लिया तुमने, ठीक है। और रितु जो है उसने पैसे देने पर रितु दे नहीं रही है। अब अमन गया NCLT के पास कि भैया देख लो ये रितु पैसे नहीं दे रही है बिजनेस में, ये इससे पहले कि किसी और की लुटिया डुबोए, इसको बोलो या तो मेरे पैसे दे या फिर बिजनेस बंद कर दे, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेटेड पोर्टल आ गया है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड पोर्टल लिखेंगे, इंटीग्रेटेड पोर्टल मतलब वेबसाइट being developed by Ministry of Corporate Affairs for information related to NCLT cases। दो mechanisms through national asset restructuring and NCLT discussion on cases timelines, ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अब ये NCLT की फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसके बाद आगे चलेंगे। CEA सीक्स अ फिक्स फॉर मेंटल हेल्थ क्राइसिस। अब ये कोई यार यंगस्टर्स जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, हम इतना सुन रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं ना, और अगर उनसे पूछो भैया तुमने क्यों, मतलब अगर उनका हम देखें सुसाइड नोट्स वगैरह तो पता चलता है कि भैया मैनेजर ने बैंड बजाई हुई थी, कंपनी काम इतना करवा रही थी। तो ये तो गलत बात है ना। हमारे यंगस्टर्स जो देश का भविष्य है उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो हमारे जो CEA हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं V अनंथा नगेश्वरन, वो क्या कह रहे हैं कि भैया इस चीज पे अटेंशन देनी इंडिया को बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हम इन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो लिखेंगे। अभी ये जैकेट वैकेट में लिखना भी बड़ा दिक्कत है, इसके बिना ठंड लग रही है, क्या करा क्या जाए। हीटर लगाया हुआ है बेटा, टेंशन मत लो। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे कौन है? सबसे पहले हम ये लिखेंगे, चीफ इकोनॉमिक advisor is, sorry for गंदी हैंडराइटिंग, V अनंथा नागेश्वरन, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत जरूरी है। ये NLSAT और AIAT का टॉपिक हो सकता है, ठीक है जी।
झारखंड हाई कोर्ट स्टेज लॉ ऑन 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट जॉब्स। हम यहाँ पे लिखेंगे झारखंड, भैया कहते हैं नहीं नहीं, हम ऐसे अपने भाई बहनों के साथ गलत नहीं हो सकते, करने देंगे। झारखंड हाई कोर्ट स्टेट implementation of 75% reservation for local candidates in jobs in private companies in the state। अब क्या कर रहे थे कि लोकल्स जो हैं, जो झारखंड के लोग हैं जिनके पास डोमिसाइल है झारखंड का, उनकी 75% रिजर्वेशन थी प्राइवेट कंपनीज में। मतलब अगर तुम दिल्ली से गए हो झारखंड तो तुमको जॉब नहीं दी जाएगी, पहले वो मतलब तुम्हारे लिए कम नंबर ऑफ जॉब 75% कोटा रिजर्व होगा लोकल्स के लिए प्राइवेट कंपनीज में। झारखंड जो हाईकोर्ट है वो कहता कतई नहीं, दिस लीड्स टू वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी वायलेट होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। पीएम टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा रिवर लिंकिंग वर्क। पीएम मोदी विल ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि केन बेतवा जो लिंकिंग है वो कहाँ पे, कौन सी स्टेट में हो रहा है ये स्टार्ट? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, और ये कब होगा? 25 दिसंबर को, क्रिसमस वाले दिन है ना, 25 दिसंबर ही होता है। यार मैं तो भूल ही जा रही हूँ, जिंदगी ने क्या मोड़ लिया, क्रिसमस की दिन भूल गई मैं। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ Atal Bihari Vajpayee, who is the former PM of India, who is loved by everyone, right? Everyone loves him. ठीक है, उनके बर्थडे पे ये होगा। इंडिया कॉन्फर्स ऑनरी रैंक ऑन नेपाल आर्मी चीफ। ये हर साल ही करते हैं, जैसे ही नया आता है उसको दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्फर्ड ऑनररी rank of General of Indian Army on Nepal's आर्मी चीफ। यार जो एक 9th 10th का रहता है ना, अभी और भी रहते हैं, वो आज नहीं हो पाएगा। सच में सर दुखने लग गया इतना लिख लिख के, और ये इतने लंबे लंबे एनालिसिस हैं अभी। ठीक है, कल एडजस्ट करेंगे एक एक करके। तुम चाहते हो कि मैं बीमार पड़ जाऊं दोबारा से? नहीं ना, तुम तो अच्छे बच्चे हो, एडजस्ट कर लो यार। अशोक राज सिड्डल को आर्मी चीफ जनरल नेपाल है, उनको ऑनरी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी बनाया है। ठीक है ना, परमानेंटली बनाया। हमारे ये वो कह रहे हैं कि ये ट्रेडिशन ही है, 1950 से हम ये करते आ रहे हैं। हमारे वाले को भी बुला करके उन्होंने दिया था, हमने उनको दे दिया। ठीक है, बांग्लादेश टीम लाइकली टू अटेंड विजय दिवस इवेंट। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते जो हैं, जैसे रिश्तेदारों के साथ सही नहीं रहते, वैसे अभी हमारे सही नहीं है। बांग्लादेश टीम लाइकली टू अटेंड विजय दिवस। विजय दिवस इवेंट का क्या है? जब हमने इनको पाकिस्तान से आज़ाद कराया, और देखो अभी हमें भूल गए, बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह। जब हम रिश्तेदारों की मदद करते हैं तो कहते हैं वाह क्या लोग हैं। ठीक है ना, और जब उनकी मदद हो जाती है फिर कहते हैं वाह ये कौन है, हाय ये कौन है, वाह ये कौन नहीं है ना। तो वैसे ये भी हमें भूल गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे द डे मार्क्स क्या मार्क करता है? डे मार्क्स India's historic victory over Pakistani forces in 1971 Liberation War, which led to formation of बांग्लादेश। ठीक है ना, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, अब बांग्लादेश बना। आगे चलेंगे। अब यार ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं,
ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा वाइकोम सत्याग्रह, जिसमें प्रेयर ने पिना जो है उन्होंने बहुत हेल्प करी थी, तो उनके बारे में ये बात हो रही है, परियार ने, ठीक है ना। तो ये हम कर चुके हैं। लोकसभा पासेस बिल टू अमेंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, लिखेंगे लोकसभा passes bill to amend disaster management act of 2005। ठीक है, अब यहाँ पे तो लोकसभा ऑन थर्सडे, बिल टू स्ट्रेंथन द वर्किंग ऑफ नेशनल, ठीक है, ये क्या करेंगे, स्ट्रेंथन वर्किंग ऑफ नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर स्टेट को एम्पावर किया, स्टेट विल बी एम्पावर्ड कि वो एक्शन ले सके फटाफट से, तो ये करा जा रहा है इस बिल के अंदर, ठीक है। 2005 के एक्ट को अमेंड किया जा रहा है, चेंजेस लेकर आए। सो गाइस, आप loggery.in पर जा सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, ठीक है। एंड अगर आपको कोई लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर।